हाय एवरीवन। ये जो है क्लास 10th के हिस्ट्री का 4th वीडियो है, जिसमें हम जलियांवाला बाग जो टॉपिक है उसको कम्प्लीटली हम कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑन 19 अप्रैल द इनफेमस इंसिडेंट्स ऑफ जलियांवाला बाग टुक प्लेस। ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड वाज गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। तो 13 अप्रैल को कुछ बहुत ही भयानक घटना घटता है। उस घटना का नाम जलियांवाला बाग रखा जाता है। तो उस दिन बहुत ज़्यादा संख्या में जो लोग थे, जलियांवाला बाग उस टाइम एक जगह था, उस जगह पे इकट्ठे होते हैं। Some gathered there to protest against the government new repressive measures. Others had come to attend the annual Baisakhi fair. Many villagers who had come from outside the city were unaware of the martial law that had been imposed. तो हर एक लोगों का वहाँ पे इकट्ठा होने का पर्पस कुछ और था। कुछ लोग जो इकट्ठा हुए थे, वो जो रॉलेट एक्ट जो उस टाइम लागू हुआ था, उस लॉ को प्रोटेस्ट करने के लिए, उस लॉ के अगेंस्ट में अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए, उस लॉ को विरोध करने के लिए कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। कुछ बैसाखी का जो वहाँ पे मेला लगा हुआ था, उस मेले को एंजॉय करने के लिए लोग आए हुए थे। अब कुछ जो गाँव से जो लोग आए हुए थे, जिनको ये पता ही नहीं था कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, मतलब कि आप एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। मार्शल लॉ लगा हुआ है। वेयर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैव बीन इम्पोज्ड, डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन द पीसफुल क्राउड, किलिंग हंड्रेड्स। तो उस टाइम जो जनरल डायर था, वो जलियांवाला बाग जगह था, वहाँ पे आता है। अब बाहर जाने का जो रास्ता होता है ना, उस रास्ते को ब्लॉक कर देता है, जिससे कोई भी वहाँ पे का लोग बाहर नहीं जा सकता है। और जो जनरल डायर है, वो क्या करता है कि वो हम ओपन फायरिंग करता है, मतलब विदाउट डायरेक्शन के हम कहाँ फायरिंग कर रहे हैं, किसको लग रहा है, किसको नहीं, धड़ाधड़ फायरिंग करता रहता है, जिसमें 100 की संख्या में लोगों की मौत होती है। His object, as he declared later, was to produce a moral effect to create in the mind of Satyagrahis a feeling of terror and awe. तो आखिर ऐसा क्यों किया, उसका ऐसा करने का उसका जो पर्पस था ना, वो कुछ टाइम बाद बताता है। उसका पर्पस ये था कि वो लोगों के अंदर डर पैदा करना चाहता था, अपने अगेंस्ट में डर पैदा करना चाहता था, और लोगों की जो बोलना चाहता था कि मेरा रिस्पेक्ट करो, एकदम डर के रिस्पेक्ट करो, मतलब कि हम जो बोले वो करो, एकदम हमसे डरो भी, हम आए तो मेरे सामने सर झुकाओ, इस तरह का फीलिंग पैदा करना चाहता था। और सत्याग्रही लोग के मन में जो डालना चाहता था कि छाप छोड़ना चाहता था सत्याग्रही लोग के मन में। द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, इमीडिएटली क्राउड टुक टू द स्ट्रीट इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। तो जलियांवाला बाग का जो खबर था ना, वो पूरा एकदम चिंगारी की तरह फैलता, जैसे कि जंगल में जब आग लगता है कितनी तेज़ी से आग लगता है, उसी तरीके से जलियांवाला बाग का जो खबर था पूरे जगह पे एकदम बहुत ज़्यादा जल्दी से फैलता है, और लोग इसका रिस्पॉन्ड करते हैं। लोग इसका सबक सिखाने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो लोग थे भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, जो पुलिस के साथ मारा पीटी होता है। फिर ये सरकारी जो बिल्डिंग होता है, उस बिल्डिंग पे लोग अटैक करते हैं। तो इसके आगे कहता है, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल। तो पब्लिक तो अपना रिस्पॉन्ड इस तरीके से करता है, और उस टाइम की जो सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस चीज़ का जो अपना जो क्या रिस्पॉन्ड जो करती है, एकदम भद्दे तरीके से करती है। वो लोग क्या करता है, एकदम क्रूर तरीके से लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है, लोगों को ना डर पैदा करने चाहता था, अपने मन में लोगों को डर पैदा करने लगा था। सत्याग्रही से वेयर फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट एंड डू सलाम टू ऑल द साहिब्स। तो उन लोग क्या किया कि सत्याग्रही लोगों को ऐसा बोला कि तुम मेरे सामने ज़मीन पे नाक रगड़ो, एकदम रेंगो मेरे साथ, जैसे कि जो कीड़ा नहीं होता है उसको रेंगता है, उसी तरीके से उन लोगों को बोला कि तुम रेंगो मेरे सामने, मतलब ह्यूमिलेट करने लगा था उन लोगों को। और जो साहेब लोग थे, उन लोगों को बोला कि तुम सलाम करो, जो साहेब लोग को मतलब बोला कि तुम लोग सलाम करते जाओ, मतलब फुल ऑफ रिस्पेक्ट अपना शो करो उन लोगों के सामने। पीपल वेर फ्लॉक्ड एंड विलेज अराउंड गुजरांवाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वेर बॉम्ब्ड। वो लोग इस हद तक गिर गया था कि लोगों पे कोड़ा बरसाने लगे। जैसे पहले मूवी में ना देखा था, हिस्टोरिकल मूवी में, कि प्लास्टिक का कुछ रहता है, ऐसे पीठ पे मारा जाता है, वही कोड़ा होता है। और यहाँ पे जो फ्लॉग्ड का जो मतलब होता है कोड़ा होता है, लोगों पे कोड़ा बरसाने लगा।
और गुजरनवाला जो एक जगह था, पहले पंजाब में था लेकिन अब पाकिस्तान में है, तो उस जगह के जो आसपास जितने भी गांव थे उस सारे गांव में बमबारी होता है। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। जैसे ही महात्मा गांधी देखते हैं कि पूरा शोर शराबा और लोगों को परेशानी हो रहा है, वह सत्याग्रह जो मूवमेंट था उसको छोड़ देते हैं। तो द रॉलेट सत्याग्रह वाज वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू द सिटीज एंड टाउन्स। तो ये रॉलेट सत्याग्रह जो क्या था, महात्मा गांधी क्या सोचे थे कि हम तो पूरा नेशनल लेवल पे सत्याग्रह कर रहे हैं, पर फिर भी उनको उतना ह्यूज अमाउंट ऑफ सपोर्ट नहीं मिल रहा था जितना वो चाह रहे थे। तो उनका जो सत्याग्रह था ना वो छोटे छोटे जगहों पर किसी शहर किसी गांव तक ही लिमिटेड था, उसके आगे नहीं। तो महात्मा गांधी नाउ फेल्ट दैट इट वाज टाइम टू लॉन्च अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। तो महात्मा गांधी अब सोचते हैं जैसे पास सत्याग्रह मूवमेंट छोड़ देते हैं, उसके बाद जैसे जैसे मैं बीतता हूँ जब कुछ फील हुआ होगा तो उससे वो सोचते हैं अब जो हम मूवमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा मजबूती से लोगों को इकट्ठा करके करेंगे। ये नहीं कि हम कर रहे हैं ऐसा नहीं, तो बहुत ज़्यादा मजबूती से अब हम ये आगे अपना जो स्टेप लेंगे बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक लोगों को अपने की ओर करके लेंगे। But he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslim closer। पर उनका ऐसा मानना था, उनका ऐसा सोच, उनका ऐसा समझ था कि हम जो जैसा मूवमेंट हम चाह रहे हैं वैसा मूवमेंट बिना हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लोगों को बिना एक साथ किए वैसा इम्पॉसिबल है। जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान बहुत नेशनल लेवल पर कोई चीज़ करना चाहता है, मतलब प्रोटेस्ट करना चाहता है, तो उसको ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल का सपोर्ट चाहिए, और बिना जब दो पक्ष के लोग जब एक साथ नहीं होंगे तो सपोर्ट नहीं मिल सकता। कोई इसके खिलाफ जाएगा, कोई उसके खिलाफ जाएगा। इसलिए वो ऐसा सोचे कि हम लोगों को दोनों को पहले एक दूसरे के अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा, दूसरे के अंदर फीलिंग डेवलप करना पड़ेगा, दोनों पक्षों के लोगों के लिए, हिंदू और मुस्लिम लोगों के लिए फीलिंग डेवलप करना पड़ेगा एक दूसरे के लिए। ही फेल्ट दैट द इशू ऑफ खिलाफत कुड ब्रिंग द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोजर। तो उस टाइम एक इशू चल रहा था खिलाफत का, कुछ इशू चल जो उसके बाद डिस्क्रिप्शन पूरा आगे में दिया हुआ, खिलाफत का कुछ इशू चल रहा है। उनका ऐसा समझे कि जो इशू है ना यही हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ लेके आएगा। तो अब खिलाफत क्या है उसका रिलेटेड सब कुछ आगे बताया हुआ है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। तो पहला विश्व युद्ध खत्म होता है और इस विश्व युद्ध में जो ऑटोमन टर्की जो होता है ना वो हार जाता है। डिफीट का मतलब हार जाता है। एंड देयर वर रूमर्स that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Empire, who was the spiritual head of the Islamic world। तो जो ऑटोमन एम्पायर था ना, मुस्लिम लोग जो थे इस्लामिक वर्ल्ड के एक हेड माने जाते थे, मतलब आध्यात्मिक हेड माने जाते थे मुस्लिमों के। तो उनमें कुछ ऐसा एग्रीमेंट साइन होने वाला था। यहाँ पर ट्रीटी का मतलब एग्रीमेंट है। तो जैसे कि ऑटोमन एम्पायर हार चुका था, ऑटोमन टर्की हार चुका था, तो ऑटोमन एम्पायर जो थे ना वो तो हेड थे, मुस्लिमों का स्पिरिचुअल हेड थे। तो उनके साथ एक ये एग्रीमेंट था जो कि बहुत ज़्यादा बेकार था, मुस्लिमों के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता वो जो एग्रीमेंट साइन होने वाला था। टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर। तो खलीफा का जो ये मुस्लिम लोगों के जो पावर था ना, आध्यात्मिक जो कंडीशन था उसको बचाने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनता है। बॉम्बे में मार्च के 1919 के मार्च के महीने में बॉम्बे में एक कमेटी बनता है। मुस्लिम लीडर्स लाइक ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली डिस्कसेस विद महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। तो दो भाई मोहम्मद अली और शौकत अली महात्मा गांधी से इस टॉपिक पर बात करते हैं आखिर कैसे हम लोग एकजुट होकर के ये खिलाफत जो इशू बना हुआ था उस इशू को हम लोग ठीक करेंगे। गांधी जी Gandhi ji saw this as a great opportunity to bring Muslim under the umbrella of a unified national movement। तो महात्मा गांधी जो थे इस चीज़ को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन देखें, तरीका देखें कि जिससे जो है वो हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा कर सकते थे यूनाइटेड नेशन के अंदर। मतलब एक वैसा देश जिसमें ना तो हिंदू अलग हो ना तो मुस्लिम अलग, उस देश के छत्र छाया के अंदर
इकट्ठा कर सकते थे। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920, गांधी जी got huge success in convincing other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as for स्वराज। तो 1920 के सितंबर महीने में एक बातचीत चलता है कांग्रेस के नेताओं के साथ महात्मा गांधी का। तो वो इस बातचीत में जो कांग्रेस के जो नेता था ना, उससे उन लोगों को कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ, हम लोगों को खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी आगे बढ़ना चाहिए। मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भी प्रोडक्ट होगा उसको हम इंडोर्स नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और अपने आज़ादी के लिए भी ये चीज़ काफ़ी होता। बाय, ये आज ख़त्म हो गया जलियांवाला बाग। अब कल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।